रघुवंशी की गिरफ्तारी होने के बाद सोनम ने पुलिस के सामने उगली सारी सच्चाई, उगले सारे राज। पहले तो सोनम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। वो कहती रही कि उन लोगों ने हम पर हमला किया, लूटपाट की, हमारा अगवा किया और फिर तमाम कहानियां सुनाती रही। लेकिन पुलिस के सामने सोनम की एक नहीं चली और आखिरकार उसे सच बताना ही पड़ा कि उसने राजा रघुवंशी को क्यों मरवाया। दरअसल बात थी मांगलिक दोष खत्म करने की। जी हाँ दोस्तों, बड़ी साधारण सी बात थी, लेकिन इस साधारण सी बात ने किसी के घर का चिराग, किसी के घर का बेटा। सोनम दरअसल अपना मांगलिक दोष खत्म करना चाहती थी और अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी करना चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। ये पूरी कहानी कैसे, कब, कहाँ शुरू होती है, आइए जानते हैं। दरअसल सोनम की राज कुशवाहा से दोस्ती उनकी ही फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा से होती है। राज कुशवाहा सोनम से 4 साल छोटे हैं। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनम अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा के संपर्क में आती हैं, दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सोनम अपनी माँ को ये बात बताती है कि वे राज को पसंद करती हैं और उनसे ही शादी करना चाहती हैं। जब उनकी माँ को ये बात पता चलती है तब वो उन्हें गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं हार्ट के पेशेंट हैं, जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो बहुत दुख पहुंचेगा, उनके साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है। दूसरी बात, तुम मांगलिक हो और वो लड़का मांगलिक नहीं है। अगर तुम अपनी मर्जी से उससे शादी कर लोगी तो कुछ ही समय बाद तुम्हारे पति के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो तुम्हें एक मांगलिक लड़के से ही शादी करनी चाहिए। उस वक्त तो सोनम ने माँ की किसी बात का कोई विरोध नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत रही। और उसी समय सोनम के दिमाग में ये आ गया था कि वो किसी मांगलिक लड़के से शादी करेंगी और उनका ये मंगल दोष खत्म हो जाएगा। उसके बाद उस लड़के को रास्ते से हटाकर राज के साथ वे शादी कर लेंगी। तो इन लोगों की शादी दरअसल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जो है इंदौर, इंदौर में ही राजा रघुवंशी का परिवार रहता है और सोनम रघुवंशी का परिवार रहता है। तो वहां ही ये लोग एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मिलते हैं, इनके परिवार वाले, और पता चलता है आपस में बात के दौरान कि राजा भी मांगलिक है और सोनम भी मांगलिक है। तो दोनों परिवार की सहमति से ये अरेंज मैरिज फिक्स हो जाती है। वही ज्योतिषी बताते हैं कि अगर इन दोनों मांगलिक लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो मंगल कट जाएगा और फिर इनके जो पति हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो सोनम के दिमाग में यही था कि अगर मैं किसी मांगलिक लड़के से शादी कर लेती हूँ, शादी के कुछ दिन बाद मैं उसको अपने रास्ते से हटा दूंगी और फिर विधवा बन जाऊंगी, फिर सहानुभूति मुझे मिलेगी लोगों की और सहानुभूति के चलते मेरे माता पिता राज से मेरी शादी करवा देंगे। पर यहाँ मामला कुछ उल्टा ही पड़ गया, इनको लेने के देने पड़ गए। किसी का बेटा तो चला गया, साथ में सोनम के जो मंसूबे थे वो भी पूरे नहीं हो पाए। दरअसल वो सबको गुमराह करके अपने प्रेमी के साथ शादी करके घर बसाने के फिराक में थी, लेकिन वो सोच रही थी ये ड्रामा सब कुछ आसानी से हो जाएगा, उनसे सब लोग सहानुभूति जताएंगे और सहानुभूति जताने के तौर पर राज से शादी कर लेंगे और वो अपने प्रेमी के साथ पति पत्नी की तरह आराम से जीवन गुजर बसर करेंगी। लेकिन कहते हैं कि क्रिमिनल चाहे कितना सातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है और यहाँ भी सोनम ने ये गलती की। यहाँ ही सारे प्लान बना लिए और उनकी फोन डिटेल से, सीसीटीवी फुटेज की मदद से, गाइड की मदद से वो पकड़ी जाती हैं। जब उनके साथी सभी पकड़े जाते हैं तो 11वें दिन सोनम भी खुद को सरेंडर कर देती है, क्योंकि दूसरा रास्ता उनके पास नहीं बचता है। ये शादी, सोनम और राजा की शादी होती है 11 मई 2025 को और ये विदा होके जाती हैं, जो कि इंदौर में ही दोनों परिवार रह रहे थे। तो ये 11 की रात को वहां पहुंचती हैं। सब लोग बहुत खुश थे, सारा माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। इसके बाद 12 और 13 को ये अपने ससुराल में रहती हैं और 14 की सुबह ही ये अपने मायके वापस आ जाती हैं। इसके बाद ये दोबारा ससुराल नहीं गई। यहाँ अब यहाँ सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा ये दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि अब राजा को कैसे रास्ते से हटाया जाए। उसके लिए ये हनीमून प्लान करते हैं। 14 और 18 के बीच में ये सारा कुछ 2-3 दिन में ही ये सारा कुछ प्लान रचा जाता है।
ये साजिश रची जाती हैं, सुपारी किलर बुक करे जाते हैं और ये सब कुछ कैसे क्या होता है। दरअसल राजा के किसी परिचित में उज्जैन में कोई शादी समारोह था 16-17 की डेट में। वो अपनी कार लेके सोनम के घर मायके से ही रिसीव करते हैं, उनको शादी में ले जाते हैं अपनी कार में। और यहाँ राजा ये महसूस करता है कि सोनम जो है अपने मोबाइल में किसी से बातचीत करती है और राजा को भाव नहीं दे रही है। पत्नी होने के बावजूद भी राजा से वो ऐसी बातचीत नहीं कर रही है, वो खुश नहीं है। थोड़ा अजीब लग रहा था और राजा ये सारी बातें अपनी माँ के साथ शेयर कर रहे थे। माँ से उन्होंने अपनी सुहागरात वाली और जो सोनम थी उसके साथ 2 या 3 48 घंटे जो भी वक्त बिताया ससुराल में नया नया, वो भी उन्होंने अपनी माँ के साथ शेयर किया कि माँ कुछ गड़बड़ है, ये जो लड़की मुझसे शादी करके आई है वो खुश नहीं है, मोबाइल में लगी रहती है, कुछ चैट करती है किसी से। तब राजा की जो माँ है वो समझाती है कि बेटा अभी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, नई लड़की है, नए लोग हैं, नए घर में आई है, तो थोड़ा सा धीरज धरो। राजा माँ की बात को मान जाता है और जो पंडित जी होते हैं उनके घर के ज्योतिषी वो बताते हैं कि कम से कम 5 जून तक आप लोगों को कहीं बाहर घूमने नहीं जाना है, क्योंकि आपकी मांगलिक दशा जो है वो ठीक नहीं है। तो राजा की माँ और वहां भी ऐसा कहीं बाहर जाने का कोई प्लान नहीं था। यहाँ सोनम राज के साथ मिलके खुद ही प्लान बना लेती है, खुद ही टिकट बुक कर लेती है और सरप्राइज के तौर पर 18 मई को राजा को बताती है। 17 और 14 से 18 तारीख के बीच राज और सोनम प्लान बना लेते हैं, अलग अलग राज्य में जाने की वो प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर वो मेघालय शिलोंग सोचते हैं। और जो राज था बातों ही बातों में उन्होंने सोनम को बताया था कि वैसे तो उन्होंने सब जगह घूम रखा है, अकेला उन्हें असम जाना है, कामाख्या देवी मंदिर। तो इसी पॉइंट को आधार बनाकर सोनम प्लान करती है कि पहले हम उसको कन्वेंस करेंगे कि हम असम जा रहे हैं, इसके बाद हम गुवाहाटी उधर जाएंगे शिलोंग, वहां की वादियों में फिर राजा का काम तमाम करवा देंगे। तो ये सारा प्लान बनाती है सोनम, पहले ही बुक कर लेती है और राजा के 3 दोस्त होते हैं जो उसके घर के पास रहते हैं, उनको सुपारी के तौर पर वो किया अपने दोस्तों को बताता है कि ये लड़का जो राजा है सोनम का पति उसको रास्ते से हटाना है। तो ये प्लान बन जाता है यहाँ। और फिर ये 15 मई को ही निकल जाते हैं बस के रूट ट्रेन के रास्ते, शिलोंग पहुंचते हैं ये तीनों। और इसके बाद सोनम अपने पति को बताती है कि उसने हनीमून के टिकट बुक करवा लिए हैं 18 तारीख को। वो बताती है वो तुम्हारे पास जो भी सोना वगैरह हो पैसे वैसे सब ले चलना, क्योंकि हम अलग अलग पर्यटन स्थल पे लिविंग पॉइंट पे लव पॉइंट पे यहाँ जाके अच्छी तस्वीरें निकलवा सकें। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। राजा ने ये सारी बातें माँ को बताई कि मेरा मन नहीं है जाने का, लेकिन वो टिकट बुक करवा चुकी है। तब माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बहू के साथ घूम आओ, उसका मन भी रह जाएगा और फिर नई नई अभी तुम लोगों की शादी हुई है, घूम आओ। तो माँ के कहने पर और फिर राजा ने उन्होंने ये भी कहा था कि अब टिकट ही बन चुके हैं, कैंसिल होगा, पैसे बर्बाद होंगे खामा खा। तो सोनम यहाँ ससुराल नहीं जाती है। राजा अपने घर से सीधा 20 तारीख को एयरपोर्ट पहुंचता है और सोनम अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचती है। 20 तारीख को ये लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं और फिर ये लोग निकल जाते हैं असम की तरफ। वहां कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन करके फिर ये लोग मेघालय होते हुए शिलोंग पहुंच जाते हैं। 22 मई को ये लोग वहां पहुंचते हैं और 22 तारीख की रात के बाद 23 से संपर्क कट जाता है। इसके बाद जो हैं ये तीनों लड़के वहां मिल जाते हैं और घूमने के दौरान राजा से उनकी बातचीत होती है। तो राजा को भी अच्छा लगता है कि चलो अपने प्रदेश के हैं, अपनी भाषा के हैं। तो ये लोग बातें करते हुए चले जा रहे थे। वहां जो गाइड था उनको इनकी भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने नोट किया कि ये कुछ लड़के इसके साथ हैं और उनकी जो वाइफ है वो थोड़ी दूरी पीछे पीछे आ रही है। वो पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं और फिर वहां से सोनम इशारा करती है जहां वो लोग हमला करते हैं। दरअसल वो अपने साथ हथियार वगैरह पहले ही खरीद के ले गए थे मेघालय से और वहां राजा का इंतजार कर रहे थे। ये सब कुछ सोनम ने अपने इशारे से करवाया अपनी आंखों के सामने और फिर वहां से वो लोग फरार हो जाते हैं। और जब चारों तरफ ये खबर सोशल मीडिया पे फैलती है और सरकार पे दबाव बनता है,
और एक पूरा जो मेघालय प्रदेश है वो बदनाम हो रहा था सोशल मीडिया पे। एक उसकी तीक आ गई थी और वहां की पुलिस ने भी ठान लिया था कि अब वो इस केस को सॉल्व करके ही रहेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए और फिर इन तीनों लड़कों को शिलोंग से या मेघालय से यहाँ वहां से गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इनको एमपी के एक को उज्जैन से, दो को इंदौर से और एक को कल रात बीना के बसारी से गिरफ्तार किया गया। जब ये सभी पकड़े जाते हैं तब सोनम अकेली पड़ जाती है और उसको मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ता है। पहले तो वो सहानुभूति के लिए कहानियां सुनाती है, लेकिन पुलिस जो होती है मेघालय की, वो जो गोविंद है सोनम का भाई, उसको बताती है कि देखिए ये जो भी सबूत हमें मिले हैं वो सब सोनम की तरफ शक के दायरे में है, सोनम की तरफ ही शक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तुम्हारी बहन यानी सोनम ने ही अपने पति की सुपारी दी है, वो इन सारी पूरे ड्रामा की मास्टरमाइंड है। फिर गोविंद को भी यकीन हो जाता है और उसे बहुत दुख होता है। वो कहता है कि मैं जिस बहन को रो रहा था और 10 दिन से ढूंढ रहा था इधर वादियों में, हर किसी से मदद मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि चलो राजा का तो सब मिल गया, मेरी बहन के साथ क्या हो रहा होगा, वो किस हाल में होगी। पूरे जो ऑल इंडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की सहानुभूति भी थी। आज अपनी बहन के बारे में ये सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। और राजा के परिवार वाले और सोनम के परिवार वाले के इस घटनाक्रम के, सोनम के सरेंडर के बाद कोई बातचीत नहीं हो रही थी, दोनों बिल्कुल सन्नाटा था। फिर गोविंद ने अपनी तरफ से राजा के बड़े भाई को फोन करके बताया कि जो कुछ भी हुआ है मैं नहीं जानता था, अभी मुझे ये पता चल चुका है कि सोनम ही इन सब की मास्टरमाइंड है। वो भले ही मेरी बहन है, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेघालय पुलिस ने मुझे जो सबूत बताए हैं उसके आधार पर मुझे भी ये पक्का विश्वास हो चुका है कि सोनम ही इस सब राजा की कातिल है। और अब जब ये सब कुछ केस सोल्व होगा और मैं जब वापस आ जाऊंगा इंदौर, तब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि जो सोनम है वही इसकी मास्टरमाइंड है और सरकार इनको जो भी कड़ी से कड़ी सजा दे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या अपनी राय देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।